Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 29th of May 2022. तो 29 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग के लिए सवाल जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपकी मदद करेंगे। तो ऐसे 3 सवाल लेकर के मैं आया हूँ। पहला सवाल है द नोशन ऑफ फ्रीडम इन सोसाइटी इम्प्लाइज। आपको बताना है कि जो नोशन ऑफ फ्रीडम है वो सोसाइटी में क्या इम्प्लाई करता है। फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। सेकंड है एक्सपैंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी। तीसरा है ऑल डिसीजंस आर मेड कलेक्टिवली। तो आपको बताना है कि जो नोशन ऑफ फ्रीडम है वो सोसाइटी में क्या इम्प्लाई करता है। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 1 and 2, 1 and 3 या 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेजर पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था उसके मेजर पॉइंट्स इनमें से कौन से थे। पहला है ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया शैल फ्लो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है the territories forming the union shall be autonomous units and exercise all powers and functions of the government except those assigned to the union. तीसरा है all people of India shall be guaranteed and secured equality of status and opportunity along with equality before law. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 only, 2 and 3 या 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एम एट प्रोटेक्टिंग द लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन द स्टेट्स। तो आपको बताना है कि माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन से प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। पहला है प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज इन द स्टेट। आपको बताना है कि क्या आप प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ अ माइनॉरिटी लैंग्वेज इन द स्टेट को। सेकंड स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कंपल्सरी फाइनेंशियल ग्रांट्स एंड रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब्स टू सच माइनॉरिटीज। अब आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। 1 only, 2 only, बोथ या नन। इजी क्वेश्चन है तीनों। आई होप आप लोग आंसर करेंगे कि करके मैं आपको आंसर बताता हूँ, अपने मैच कर लीजिएगा, लेकिन आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा अपनी तरफ से, है ना। डू टेल मी दैट कि आपने अटेम्प्ट किया। पहला सवाल था नोशन ऑफ फ्रीडम। तो अब देखो आंसर में अगर आपको बताऊं, तीसरा स्टेटमेंट आप पढ़ो, ऑल डिसीजंस आर मेड कलेक्टिवली। अब क्या सारे डिसीजंस कलेक्टिवली लेना फ्रीडम है? कॉमन सेंस लगाओ, नहीं है ना। सारे डिसीजंस ना ही कलेक्टिवली इंडिया में लिए जाते हैं और ना ही उसको लेना कोई फ्रीडम का एस्पेक्ट है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। अब जैसे ही तीसरा गलत हुआ तो बचा 1 और बचा 1 and 2, मतलब 1 होगा ही होगा। 2 है एक्सपैंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी। यस, दिस इज फ्रीडम। एक्चुअली एनसीईआरटी में ये एग्जैक्टली लाइन लिखी हुई है कि फ्रीडम और इक्वलिटी का मतलब ही यही है कि जो एबिलिटी है लोगों की वो डेवलप हो सके, अपनी क्रिएटिविटी वो इम्प्रूव कर सकें, कैपेबिलिटी इम्प्रूव कर सके। अब जब तक फ्रीडम नहीं होगी तब तक वो अपनी क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा सही है। तो 1 and 2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें थी। अब देखो पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया शैल फ्लो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इट शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल, है ना, पीपल इटसेल्फ। ये क्लियर कट पहले ही हम जानते हैं कि ये पहले ही क्लियर कहा गया था कि जो पावर एंड अथॉरिटी है सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, दैट शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल इटसेल्फ। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ गेट्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल। आपको पता होना चाहिए, एक टर्म होता है, मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थनी। देयर इज अ टर्म नेम्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थनी, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थनी का मतलब यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी जो है उसकी जो पावर है वो लोगों से ही डेवलप होती है। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाए। जैसे ही पहला गलत हुआ तो बचा 2 और बचा 2 and 3। तीसरा तो ऑब्वियसली बात है, सही है कि हर व्यक्ति को इक्वलिटी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ रहेगा, इसलिए आंसर होगा 2 and 3 फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वाला। पहला स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ अ माइनॉरिटी लैंग्वेज इन ए स्टेट। यस, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट, है ना। अगर कोई माइनॉरिटी लैंग्वेज है तो उसकी रिकॉग्निशन के लिए प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि प्रेसिडेंट रिजर्वेशन के लिए कह दे, है ना, प्रेसिडेंट रिजर्वेशन के लिए बोल दे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सो सेकंड विल बी रॉन्ग, 1 विल बी राइट, 1 only विल बी द आंसर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे बढ़ते हैं। संडे का दिन है, न्यूज़
न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़, ट्विन हर्डल्स हिंडर इंडियाज मैरीटाइम रोल। अब आप सबको पता होगा कि इंडिया ने एक तो अपने आप को कहते हैं ना कि मैरीटाइम पावर बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम चाहे क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया का जो हमारे यहाँ इसरो ने डेवलप किया है ना, IRNSS जो है ना, तो इंडियन रीजनल जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें भी हमको पता है कि हम 1500 किलोमीटर तक जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज के इधर उधर हैं वो भी हम एरियाज़ कवर करते हैं लैंड बॉर्डर्स के अलावा। तो इंडियन ओशन रीजन में हमने काफ़ी नज़र रखी है, अपने आप को एक मैरीटाइम पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन अभी भी 2 हर्डल्स ऐसे हैं जो कि हमें फुल ग्रोन मैरीटाइम पावर बनने से रोक रहा है ना। इसको एक टर्म आप लोग याद रखिएगा, आंसर राइटिंग कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, मेन से ही पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया बनना चाहता है। और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वही होता है कि जो अपनी प्रोटेक्शन तो कर ही सके, लेकिन आसपास के जो रीजन के हैं, रीजन की जो कंट्रीज हैं, उनको भी मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सुप्रीमेसी प्रोवाइड कर सके। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया बनना चाहता है। अब अभी क्वाड की ग्रुपिंग की जो मीटिंग हुई थी, उसमें क्वाड में आपको पता होगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए हैं। अब वो रोल आउट करने वाले हैं इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। क्या है? इंडो पैसिफिक, यहाँ पे लिखा है देख लो, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मैरीटाइम सर्विलांस इस पूरे रीजन के क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने कहा है कि भैया 2 प्रॉब्लम ऐसी है इंडिया में जो इसको ये सारी चीजें करने से रोक सकता है या थोड़ा उसमें हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। पहला है जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है वो दैट इज द फर्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि हमको ये सब करने से रोक रहा है। तो ऑथर ने कहा कि फर्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया इज द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। सेकंड ये प्रॉब्लम है कि इंडिया ने बहुत सारे ऑफिसर जो हैं उसमें डिलेड पोस्टिंग की, मतलब इंडिया के बहुत सारे लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं जो कि बाकी इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में जाकर के पोस्टेड नहीं हुए हैं, या फिर उन्होंने अगर रिक्वेस्ट भी की है तो इंडिया पोस्ट करने में दिक्कत कर रहा है या डिले कर रहा है एटलीस्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एक हो गया, और ऑफिशियल लेवल पे कि इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं, मैरीटाइम ऑफिसर्स हैं, वो लाइजनिंग ऑफिसर्स जो हैं वो दूसरी जगह पोस्टेड नहीं है, इसलिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत अच्छे से हो नहीं पा रही है, ठीक है ना। तो एक एक करके मैं थोड़ी चीजें बताऊं आपसे, उससे पहले यहाँ पे एक IFC IOR नाम की चीज लिखी हुई है, देखो ये लिखा है ना, इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन बोलते हैं इसको, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन बोलते हैं इसको। तो लेट मी टेल यू अबाउट दैट। IFC IOR जो है वो 2018 में बना था। IFC IOR कब बना था? 2018 में बना था, और इट वाज फॉर्म्ड टू कोऑर्डिनेट विद द रीजनल कंट्रीज ऑन मैरीटाइम इशूज। जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ मैरीटाइम इशूज पे कोऑर्डिनेट करने के लिए इसको बनाया गया था, और ये बेसिकली रीजनल रिपोजिटरी ऑफ मैरीटाइम डेटा के रूप में बनाया गया था। रीजनल रिपोजिटरी ऑफ मैरीटाइम डेटा मतलब कि जो मैरीटाइम डेटा है उसकी एक तरीके से डायरेक्टरी, उसकी एक तरीके से रिपोजिटरी, उसकी एक तरह से डाटाबेस की तरह बनाया गया था। और IFC IOR 2018 में जब बना तो इसमें एक ILO बोलते हैं, मतलब कि जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग करने की बात की गई कि भैया जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो अपने लाइजनिंग ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पे पोस्ट करेंगे, और इन लाइजनिंग ऑफिसर्स के थ्रू जो होगा वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग किया जाएगा, मैरीटाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग किया जाएगा, और इंफॉर्मेशन डेटा को एक जगह इकट्ठा करके एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी, ठीक है ना। ये जो लोकेशन है इसकी गुरुग्राम में इसको लोकेट किया गया था, और जो लाइजनिंग ऑफिसर हैं उनको फुल टाइम बेसिस पे इस सेंटर पे रखा जाएगा, और फुल टाइम बेसिस पे इनको रखा जाएगा, और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो है रीजन की वो बढ़ाएंगे बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो IFC IOR का ये था, और लगभग 14 कंट्रीज से, अभी 13 लिखा है लेकिन ये 14 कंट्रीज से, देखो यहाँ पे लेटेस्ट जो डेटा है कि 14 कंट्रीज के ILO जो है दे हैव बीन इनवाइटेड टू जॉइन द IFC IOR। ILOs फ्रॉम 14 कंट्रीज हैव बीन इनवाइटेड टू जॉइन IFC IOR। तो एक तो यहाँ पे देखना है कि हर कंट्री क्या अपने लाइजनिंग ऑफिसर्स को प्रॉपरली कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरा जो मेजर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज ये है कि बहुत सारी और कंट्रीज हैं जो अपने लाइजनिंग ऑफिसर्स भेजना चाहती हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं इसलिए हम ज्यादा लाइजनिंग ऑफिसर्स को भी अपने यहाँ बुला नहीं पा रहे हैं। देखो मेजर प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं है। IFC IOR के अंतर्गत जो लाइजनिंग ऑफिसर्स को बैठाने की जो सीट है या जो भी प्रोसीजर है उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं है, फर्स्ट प्रॉब्लम।
दूसरा देखो आप यहाँ पे कई जगह से प्रपोजल आए थे कि इंडिया अपने नेवल लाइजनिंग ऑफिसर्स जो हैं उनको लाइजन ऑफिसर्स जो हैं उनको रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में भेजें। रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर कहाँ पर है? मैडागास्कर में है। रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर कहाँ पर है? मैडागास्कर में है, वहाँ पे भेजे। एक सजेशन ये था। फिर कहा गया था कि जो लियाइजन ऑफिसर लाइजनिंग नहीं लियाइजन ऑफिसर याद रखना। और ये दूसरा सजेशन था कि रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर जो सिशल्स में वहां पे भेजे। वहां पे भी हमने पेंडिंग है, बहुत दिन 2 साल से ये पेंडिंग है, 2 साल से हमने भेजा नहीं है। तीसरा इशू जो था कि प्रपोजल था कि हम अपने लाइजन ऑफिसर को यूरोपियन लेड मिशन है जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, यूरोपियन लेड मिशन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईमासोह बोलते हैं इसको, अबू धाबी में लोकेटेड है ये। ईमासोह क्या है? यूरोपियन लेड मिशन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यूरोपियन लेड मिशन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहाँ पे सजेशन था कि हम भेजें, लेकिन यहाँ पे भी हमने अप्रूवल इसको अप्रूव नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से जो डिले हो रही है ऑफिसर्स को पोस्ट करने में, इस कारण से भी कई बार इंफॉर्मेशन की जो शेयरिंग है या फिर जो प्रॉपर डेटाबेस बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं वो बनाने में डिले हो रहा है चीज़ें। और इंडिया जो है, इंडिया का जो रोल है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एज अ मैरीटाइम नेशन, वो कहीं ना कहीं इससे हिंडर होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी वेरी इजीली। आप यहाँ से मेरे साथ बढ़ सकते हैं। ऐसी अभी कोई न्यूज़ नहीं है जिसके बारे में हमको देखना ज़रूरी हो, तो यू कैन मूव अहेड। बिहार टू ऑथराइज एक्सप्लोरेशन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स। अब यहाँ पे कंट्री का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व ऐसा माना जा रहा है, किसके द्वारा माना जा रहा है भाई? अपना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि ये कह रहा है कि हो सकता है 222.88 मिलियन टन गोल्ड रिजर्व जो है वो हो सकते हैं। कौन सी जगह में? जमुई डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, जमुई डिस्ट्रिक्ट। और कहाँ का है ये जमुई डिस्ट्रिक्ट? ये आपका बिहार का है जमुई डिस्ट्रिक्ट। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 222.88 मिलियन टन गोल्ड रिजर्व यहाँ पे हो सकते हैं। यू कैन गेट लगभग 228 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व इन दिस प्लेस, ठीक है ना। तो जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज अ प्लेस एंड एज पर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देयर कैन बी अ लॉट ऑफ गोल्ड रिजर्व। तो अब यहाँ पे जीएसआई के लिए और दूसरी जो हमारे यहाँ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, उनके लिए अप्रूवल दे दिया गया है कि भाई ठीक है, आप यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करके पता कर लो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, है ना। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, है ना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी, आप सबको पता होना चाहिए सब, दिस इज अ गवर्नमेंट बॉडी एंड इसका जो फॉर्मेशन था वो 1851 में हुआ था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइंटिफिक एजेंसी है, गवर्नमेंट साइंटिफिक एजेंसी है। 1851 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत ये बनी थी। जब बनी थी तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर बनी थी एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ओल्ड अगर देखें तो हम सर्वे ऑफ इंडिया को मानेंगे 1767 की है, 1767 की सर्वे ऑफ इंडिया है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो जियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए 1851 में बनाई गई थी, ठीक है ना। 1851 में कोलकाता में इसका सेंट्रल हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है एंड 1851 में इसको बनाया गया था। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसकी जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे यूएन हैबिटेट के बारे में, हेरिटेज टू सस्टेनेबिलिटी, यूएन हैबिटेट लेस प्लान फॉर द पिंक सिटी। तो यूएन हैबिटेट ने एक प्लान बनाया है यहाँ पे जयपुर के लिए प्लान बनाया है। थोड़ा सा मैं आपको यूएन हैबिटेट के बारे में बताऊंगा। देखो यूएन हैबिटेट क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यूनाइटेड हैबिटेट का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम या यूएन हैबिटेट बोलते हैं। इट इज यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ये काहे का प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम है ह्यूमन सेटलमेंट का और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम है ह्यूमन सेटलमेंट का और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का एंड ये एस्टैब्लिश किया गया था 1978 में। कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1978 यानी कि 1978 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इट वाज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो यूएन हैबिटेट 1 जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट एंड अर्बन, ह्यूमन सेटलमेंट
सेटलमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो ये यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन हैबिटेट 1 जिसको बोलते हैं, वैंकूवर कनाडा में हुई थी। ये वैंकूवर कनाडा में हुई थी 1976 में। उसके आउटकम के रूप में यूएन हैबिटेट को बनाया गया था एज अ बॉडी, है ना, एज अ प्रोग्राम बनाया गया था 1978 में, ठीक है ना। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भैया ह्यूमन सेटलमेंट प्रॉपर रहे, जो अर्बनाइजेशन है वो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन रहे, इन सारी चीज़ों के लिए यूएन हैबिटेट 1 कॉन्फ्रेंस हुई वैंकूवर कनाडा में 1976 में। उसी के बेसिस में 1978 में आउटकम में ये बनाई गई यूएन बॉडी के रूप में, ठीक है ना, और यूएन प्रोग्राम के रूप में। और ये बेसिकली वही है कि इसके अलग अलग होते रहे। यूएन हैबिटेट का जो हेडक्वार्टर है वो नायरोबी केन्या में है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस नायरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसके अलावा एक तो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन प्लानिंग, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, प्लस ह्यूमन सेटलमेंट जो हो प्रॉपर हो, सस्टेनेबल हो, ये सारी चीज़ें मेक श्योर करता है। इसके अलावा यूएन हैबिटेट जो अपनी पावर डिराइव करता है वो हैबिटेट एजेंडा कब अडॉप्ट किया गया था? ये अडॉप्ट किया गया था जो हैबिटेट 2 हुई थी इस्तांबुल टर्की में 1996 में, यानी कि 20-20 साल में हुई है। देखो 1976 में पहली हुई है हैबिटेट 1, फिर 1996 में दूसरी हुई है इस्तांबुल टर्की में, एंड 2016 में आई गेस इसकी तीसरी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। हैबिटेट 3 जो है वो 2016 में हुआ था, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा पता कर लेना, है ना। आई थिंक कि जो हैबिटेट 3 था वो आपका, है ना, हैबिटेट 3 जो हुआ था वो 2016 में हुआ था ना। जब मैं उस समय पढ़ता था तो उसके बारे में पढ़ना पड़ा था, है ना। तो आई होप कि हैबिटेट 3 जो कॉन्फ्रेंस है वो 2016 में हुई थी। और हैबिटेट 3 बेसिकली ये भी हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की है, हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की ही कॉन्फ्रेंस है। काहे की है? हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की काउंसिलिंग का वो है। और हाँ, ये क्विटो इक्वाडोर में हुआ था 2016 में, क्विटो इक्वाडोर में। तो ये पहला आपका वैंकूवर कनाडा में, दूसरा आपका इस्तांबुल टर्की में, तीसरा आपका कहाँ हुआ था? क्विटो जो कि कहाँ पर है? क्विटो जो कि कहाँ पर है? इक्वाडोर में है, वहाँ पे इसको किया गया था, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन्ड है जो कि है आपका GEF, यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, याद रखेगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि 1992 रियो अर्थ समिट की ईव में ही इस्टेब्लिश किया गया था। एंड काफ़ी स्ट्रैटेजिक है ये, एंड इट इज़ यूनिक पार्टनरशिप जहाँ पे लगभग 18 एजेंसीज़ आती हैं, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज़, NGOs ये सब वर्क करते हैं। और बहुत सारे जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये ग्रुप काम कर रहा है, मतलब ये काम करता है। एंड 5 मेजर इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हैं जो कि इसके अंतर्गत, इस मैकेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, इसके फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए हैं अवेलेबल। 5 ऐसे कन्वेंशन हैं जिनके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। पहला है मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, मिनामाटा कन्वेंशन मर्करी का। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर है, POPs के ऊपर स्टॉकहोम है, POP स्टॉकहोम। एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD जिसको बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD जिसको बोलते हैं। एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो ये 5 ऐसे हैं जिनके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म के रूप में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काम करता है। बस 2 वो याद रखना मेन, कि मिनामाटा कन्वेंशन और आपका जो स्टॉकहोम POP का कन्वेंशन है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आप याद रखेंगे इसको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको देखना है। तो यू कैन मूव अहेड। रेयर बैक्टीरिया डिस्कवर्ड इन अंटार्कटिका, तो एक बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है अंटार्कटिका में विद जीन्स दैट गिव देम नेचुरल एंटीबायोटिक एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। उनको नेचुरल टेंडेंसी मिलती है एंटीबायोटिक की एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, एंड दे हैव द पोटेंशियल टू स्प्रेड आउट ऑफ द पोलर रीजन एज वेल। तो ये जो कैटेगरी है वायरसेस की, बैक्टीरियाज की, सॉरी, ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है। दे फाउंड दैट दीज स्यूडोमोनास बैक्टीरिया विच आर वन ऑफ द प्रिडोमिनेंट बैक्टीरिया ग्रुप्स इन द अंटार्कटिका पेनिनसुला। अंटार्कटिक पे वन ऑफ द प्रिडोमिनेंट बैक्टीरिया ग्रुप्स हैं ये स्यूडोमोनास, एंड दे आर नॉट पैथोजेनिक
बट कैन बी अ सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स। तो ये रेजिस्टेंस जीन्स बनाते हैं विच आर नॉट स्टॉप्ड बाय कॉमन डिसइंफेक्टेंट सच एज कॉपर, क्लोरीन और क्वाटरनरी अमोनियम। तो इनको स्टॉप करने के लिए दे कैन बी अ सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स विच आर नॉट स्टॉप्ड बाय कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स। इनको कॉमन डिसइंफेक्टेंट से स्टॉप नहीं कर सकते, जैसे कि कॉपर, क्लोरीन हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम हो गया, इनसे आप इनको रोक नहीं सकते। आगे देखते हैं प्राइस राइज एंड जीएसटी। तो अभी जीएसटी को रेशनलाइज करने के लिए बेसिकली एक कमेटी बनाई गई थी। आपको पता होगा जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज एस बोम्मई, उनके अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई थी, भैया इसका रेशनलाइजेशन के लिए भी आप दो। तो देखो रेशनलाइज करने की जरूरत क्यों है, मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ। इसने तो ऑथर ने एक बताया है बस। मेन ऑथर का जो पॉइंट है वो है कि जो टैक्स स्लैब्स हैं, लगभग 5 टैक्स स्लैब हैं, 0% का, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। इसके अलावा अलग से सेस और ये भी अलग अलग जो चीज़ें हैं। तो ऑथर का कहना है कि इतने ज़्यादा जो टैक्स स्लैब्स हैं ये अपने आप में काफ़ी अनसस्टेनेबल हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो लाया था जीएसटी, ये बोल करके लाया था कि भैया 1 नेशन 1 टैक्स की पॉलिसी हम अप्लाई करने वाले हैं। जब 1 नेशन 1 टैक्स हैं तो फिर 1 नेशन 1 टैक्स बट 5 डिफरेंट स्लैब्स क्यों है ना? आपको क्या करना चाहिए था, जैसे इनफैक्ट अगर आप विजय केलकर कमेटी का रिकमेंडेशन भी पढ़ें, जिस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जीएसटी लाया गया है, तो जब आप विजय केलकर कमेटी का रिकमेंडेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा 5 अलग अलग स्लैब्स नहीं बताए थे। उन्होंने एक कंपोजिट टैक्स परसेंटेज बताया, भैया कि 12% आप लगभग टैक्स रेट रखोगे अगर, तो आप मतलब इतना आपको एक कॉमन टैक्स रखना है। ऐसा नहीं कि आप 10 अलग अलग टैक्स स्लैब बना दिया आपने। हर चीज़ें छुटपुट चीज़ें, अगर लेदर का पर्स बनाएंगे तो अलग कैटेगरी में आएगा, और उसी लेदर का अगर कोई बैग बनाएंगे तो अदर कैटेगरी में आएगा, उसी लेदर का अगर कोई हम दूसरा शो पीस का प्रोडक्ट बनाएंगे तो अलग कैटेगरी में आएगा। तो ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है ना। तो कुल मिलाकर के जो ये चीज एस्पेक्ट है इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है, दैट इज़ द टॉप प्रियोरिटी। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हमारे जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। जो भी रेवेन्यू बढ़ा है टैक्स रेवेन्यू का जीएसटी का, वो बढ़ा है बिकॉज ऑफ ओनली योर प्राइस राइज। तो अभी अगर जीएसटी कलेक्शन बढ़े हुए दिख भी रहे हैं आपको, तो उसका रीज़न प्राइस राइज है, ना कि जीएसटी कलेक्शन। जिसकी जबकि उम्मीद क्या थी कि जीएसटी रिजीम आने से कलेक्शन बढ़ जाएंगे, टैक्स बेस बढ़ जाएगा, है ना, वाइड हो जाएगा टैक्स बेस और ये सारी चीज़ें। तो वो चीज़ नहीं हो रही है, तो उसको भी रेशनलाइज करने की जरूरत है कि भैया ऐसा क्या टैक्स रेट हो कि हमारे जो कलेक्शन हो वो मैक्सिमम हो जाए, है ना, क्या सस्टेनेबल प्राइस होना चाहिए। तीसरा जो रेशनलाइज करने की चीज़ है मेरे हिसाब से वो है कि भैया अभी भी कई चीज़ें ऐसी जो इंक्लूडेड नहीं है, जैसे पेट्रोल और ये सब चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं। जो अल्कोहल कंजम्पशन वाली है वो बिल्कुल एक्सक्लूडेड है। तो आप इनका क्या सोच रहे हो? इनको अगर आप इंक्लूड नहीं करोगे तो जीएसटी का जो मेजर कहना चाहिए जो बेनिफिट होना था, या जीएसटी का जो मेजर एम था, वो कहीं ना कहीं पर्पस डिफीट हो जाएगा, है ना। तो हाई रेवेन्यू की जो चीज़ें हैं, जो हाई टैक्सेशन चीज़ें हैं, वो तो आपने इंक्लूड ही नहीं की। तो मेजरली आपको इन सारी चीज़ों पर वो करना है। और चौथा जो अभी मेजर इशू आने वाला है वो ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जीएसटी काउंसिल जो भी सजेशन लेगी, जो भी देगी डिसीजन, वो केवल रिकमेंडेटरी नेचर का होगा। तो अब ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करने वाली हैं? क्या वो हर चीज़ रिजेक्ट कर देंगी जीएसटी काउंसिल की, या उसको फॉलो करेंगी, या किस तरीके से काम चलेगा? तो दैट इज़ अ बिग थिंग टू सी नाउ। अब आगे आने वाले एपिसोड्स में ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली जो न्यूज़ है वो है आईपीईएफ के रिगार्डिंग, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। आपको पता होगा जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि भैया एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जिसमें 13 कंट्रीज़ इंक्लूड की जाएंगी। 13 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्री हैं? इसमें आपकी 7 कंट्रीज़ आपके आसियान की कंट्रीज़ हैं, जिसमें म्यांमार को अलग कर दिया गया, हटा दिया गया है ना। इसके अलावा लाओस को हटा दिया गया है, कंबोडिया को हटा दिया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये कंट्रीज़ जो हैं चाइना के करीब हैं। तो 7 तो आपकी कंट्रीज़ कहाँ की होगी? आसियान की होंगी। इसके अलावा फिर आपका कोरिया को रखा गया है, इंडिया को रखा गया है, न्यूजीलैंड को रखा गया है, सिंगापुर को, सॉरी सिंगापुर तो वही है, यूएसए है ही है अपने आप में, है ना, ये भी कंट्री आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इनको रखा गया है। तो 7 + ये 6 इधर कंट्रीज़ आपकी इंक्लूड कर दी गई हैं, और इनसे मिलकर के आपका क्या बनाया जाएगा? आपका ये आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जो कि काम करेगा बेसिकली इसी इंडो पैसिफिक रीजन में। याद रखिएगा ये ट्रेड डील नहीं है, इट इज़ नॉट अ ट्रेड डील। इसमें टैरिफ रिड्यूस करना ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएगी। ये बेसिकली है कि एक इकोनॉमी में क्या
स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, इंडो पैसिफिक रीजन को किस तरीके से इंडिपेंडेंट रखा जाता है। कुल मिलाकर के अगर मैं आंख बंद करके एक चीज़ बताऊं तो ये तो चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन आपको जो लिखने वाली चीज़ें हैं मोटी मोटी ये लिखना है। 4 पिलर्स इंपॉर्टेंट है इसके। 4 पिलर कौन कौन से, लेट मी टेल यू दैट वन बाय वन, लिख लेना इसको। फर्स्ट इज 4 पिलर्स दैट आर IPEF फ्रेमवर्क रेस्ट ऑन। पहला है कनेक्टेड इकोनॉमी। पहला क्या है, कनेक्टेड इकोनॉमी, इकोनॉमी को कनेक्टेड रखना है। दूसरा है सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन डिजिटल ट्रेड, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन डिजिटल ट्रेड। तीसरा है क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो। एंड चौथा है डेटा लोकलाइजेशन। चौथा क्या है, डेटा लोकलाइजेशन, ठीक है ना। दैट इज द थिंग, फर्स्ट थिंग, ठीक है ना। कनेक्टेड इकोनॉमी, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन डिजिटल ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो एंड डेटा लोकलाइजेशन, ये पहला पॉइंट है अपने आप में, ठीक है ना। इसके अलावा रेजिलियंट इकोनॉमी बनानी है अपने आप को। रेजिलियंट इकोनॉमी बनाने के लिए क्या करना है, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना है, सप्लाई चेन कमिटमेंट्स करने हैं और प्राइस स्पाइक्स के अगेंस्ट वर्क करना है। तो क्या होगा, पहला आपको कनेक्टेड इकोनॉमी। अब देखो मेजर पॉइंट कैसे निकल के आ रहा है, कनेक्टेड इकोनॉमी मतलब एक कंट्री को दूसरी कंट्री इकोनॉमी से जोड़ना। दूसरा है रेजिलियंट इकोनॉमी, रेजिलियंट इकोनॉमी। तीसरा है क्लीन इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी मतलब सस्टेनेबल हो, ग्रीन क्लीन हो, ये सारी चीज़ें हो। तीसरा क्या है, क्लीन इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी में जैसे क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन। एंड चौथा है फेयर इकोनॉमी। ये 4 पिलर मेजर ये हैं फेयर इकोनॉमी। उसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन मेजर ये 4 हैं। तो कौन कौन से 4 हो गए अपने, पहला लिख लो क्लीन इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी। दूसरा है ग्रीन इकोनॉमी या क्लीन इकोनॉमी, दूसरा है कनेक्टेड इकोनॉमी, कनेक्टेड इकोनॉमी। तीसरा है रेजिलियंट इकोनॉमी जिसमें सप्लाई चेन रेजिलियंस और ये सब चीज़ें हैं। और चौथा है फेयर इकोनॉमी। फेयर इकोनॉमी मतलब कि जो भैया एक दूसरे के ऊपर जो फेयर टैक्सेशन हो, करप्शन कम से कम हो, मनी लॉन्ड्रिंग कम से कम हो, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस IPEF एज वेल। और इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी RCEP को ज्वाइन करने से मना कर दिया, सारी चीज़ हमने कर रखी है। तो दैट इज़ द थिंग, बिग थिंग विच इज़ हैपनिंग। यहाँ पे मीटी हैज़ इशूड ड्राफ्ट नॉर्म्स ऑन नॉन पर्सनल डेटा कलेक्शन। तो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है उसने इशू की हैं ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू मोबिलाइज नॉन पर्सनल डेटा ऑफ सिटीजन्स फॉर यूज बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज़, ठीक है ना। तो पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज़ के यूज़ के लिए जो नॉन पर्सनल डेटा है सिटीजन्स का, उसके लिए गवर्नमेंट ने, मीटी ने नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है उसको इशू किया है, ठीक है ना। एंड ये जो पॉलिसी इट प्रपोजेस टू लॉन्च अ नेशनल पर्सनल डेटा बेस्ड इन इंडिया डेटा सेट्स प्रोग्राम एंड एड्रेसेस द मेथड्स एंड रूल्स टू इंश्योर दैट नॉन पर्सनल डेटा एंड anonymized डेटा फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज आर सेफली एक्सेसिबल बाय रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। तो भैया रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ये जो नॉन पर्सनल डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो लोगों को मिल सके, इसके लिए पॉलिसी और ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। अब जो भी है सेफ रिसर्च के लिए मिल सके, तो अब इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस अपन नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये उन्होंने रिलीज़ किया है मीटी ने। अभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा आपके लिए, बस ये याद रखना है। कोल की शॉर्टेज पहली बार इतनी ज़्यादा हुई कि 2015 के बाद पहली बार कोल को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है कोल इंडिया लिमिटेड को। तो आप समझ सकते हैं कोल की शॉर्टेज है। और अगर आपके यहाँ लाइट गोल होने लगे, कटौती होने लगे, तो भैया मत कहना, है ना, हो भी सकता है आपके यहाँ हो जाए। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।